बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि एनुअल एग्ज़ाम आप लोगों के शुरू होने वाले हैं और इस बार क्लास 9th का जो मैथ्स का पेपर है वो सबसे पहले होना है, जो कि 16 फरवरी को होना है। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 और 3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको हम किस विधि से करेंगे। हमें मालूम है कि 2 और 3 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 में एक हम इसमें जोड़ देंगे तो 6 हमारा बन जाएगा। अब हम 2 और 3 दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, इसके अंश में और हर में नीचे, है ना, अंश में और हर में दोनों में 6 और 6 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि देखिए अब ये संख्या क्या बन गई, यहाँ पर ये संख्या बन गई है 12/6। इसी तरीके से यहाँ पर ये संख्या क्या बन गई है, 18/6। अब हम क्या करेंगे कि अब 12 से अगली संख्या क्या होती है, 13। तो अब हम कंटिन्यूस 5 संख्याएं कंटिन्यूस लिख देंगे। देखिए 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। देखिए हमारी कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। तो ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी 2 और 3 के बीच की 5 संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 12/6 यदि हम इसको हल करें, सिंप्लीफाई करें, तो अभी भी ये क्या है, 2 ही है। इसी तरीके से 18/6 को भी हम हल करें तो क्या है, ये 3 ही है। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से आप एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आए तो 2 और 3 के बीच जितनी भी संख्या चाहें आप निकाल सकते हैं। यदि 5 पूछ रहे हैं तो 5 में 1 जोड़कर 6 कर लें उसको। यदि मान लीजिए 4 आ जाता है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। जितने भी वहाँ पूछा जाता है उसी तरीके से उसमें 1 अंक जोड़कर हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखें। इसमें दिया हुआ है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या हमें मालूम करनी है। तो देखिए पहले आपको परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा एक अंतर समझना है कि परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो एक तो हम ये तो जानते ही हैं कि वो p/q के रूप में होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं का सबसे मुख्य जो बात जानने योग्य है वो ये है कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूप होता है, जैसे जो दशमलव रूप होता है वो शांत होता है और आवर्ती होता है। जैसे मान लें कि 1.23 इस तरीके से कोई संख्या आ गई तो ये परिमेय भी है और इसका जो दशमलव रूप है वो क्या है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। मान लें एक दशमलव संख्या हम ये लिखते हैं जिसका दशमलव रूप जो है वो 1.3333 इस तरीके से आता है ना। तो यहाँ पर क्या है, दशमलव रूप यहाँ पर उसका शांत नहीं हो रहा है, ये क्या है, रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है 33। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं उनमें ये अंतर होता है कि इनका जो दशमलव जो रूप होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर ये लास्ट में ख़त्म नहीं होती। जैसे 3.2 3 6 7 8 9 इस तरीके से आगे आता ही रहेगा। ना तो ये रिपीट होंगी और ना ये आगे, ना तो ये एंड होंगी, ना ये रिपीट होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अब 1/7 और 2/7 तो हमें पता है ये परिमेय संख्या है। अब इसके बीच में अपरिमेय संख्या है, हम कौन सी निकालें, कैसे निकालें, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/7 का दशमलव रूप हमें लिखना है। तो 1/7 का दशमलव रूप कैसे लिखेंगे, यदि हम 1 को 7 से डिवाइड करें तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर तो इसके टेबल में ही आएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाकर एक 10 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमने दशमलव लगाकर 0 लिख ली। अब 7 1 जा 7 3, फिर देखिए अब डेसिमल लगाए तो 1 0 और हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 7
7 की फिर देखिए टेबल पढ़ेंगे तो 7 चौका 28, फिर 2 आ गया, फिर दशमलव लगाए तो 0, फिर हमने लगा दिया यहाँ पर, फिर देखिए 7 दूना 14। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका ना जो है दशमलव रूप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कहाँ पर जाकर ये रिपीट होना शुरू हो रहा है और कहाँ पर ये शांत हो रहा है। तो जब हम इसका दशमलव रूप पूरा लिख देंगे तो दशमलव डिवाइड करने के बाद इसका जो दशमलव रूप आएगा वो यहाँ पर जाकर ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं 1 4 2 8 5 7, यानी यहाँ से ये फिर से रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो इसका जो दशमलव रूप आएगा वो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो जो संख्याएं हमारी यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, जो बार बार आ रही हैं, उनके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। इसी तरीके से देखिए 2/7, इसका भी जो दशमलव रूप होगा वो क्या होगा, वो अब इसी यदि 1/7 के दशमलव रूप में हम 2 से गुणा कर दें, क्योंकि देखिए 2/7 कैसे आया है, 1/7 में 2 से गुणा करने पे ही तो आया है। तो हम इसके दशमलव रूप में ये 2 से गुणा कर देंगे तो 2/7 का दशमलव रूप आ जाएगा। तो हम देखिए इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0.28571 और इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, क्योंकि ये भी यहाँ से रिपीट, ये नंबर आगे जाके यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब हमें इतना तो मालूम हो गया कि 1/7 और 2/7 के दशमलव रूप ये हैं। अब इन दशमलव रूप के बीच में हम कौन सी ऐसी संख्या लें जिसे हम अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। तो पहले मैं देखिए यहाँ पर आपको दोनों के दशमलव रूप यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इतना तो देखिए आपको मालूम है कि 0.142 यानी 14 और यहाँ पर 0.28। अब इनके बीच की कोई संख्या कौन सी दशमलव रूप हम लें जिसे हम अपरिमेय संख्याएं बोलें। तो पहले तो हमें अपरिमेय के लिए ये देखना है कि वो संख्या जो है दशमलव के बाद वो उसमें वो एंड नहीं होगी, वो उसमें अंक आते ही जाएंगे और ना वो रिपीट होगा किसी तरीके से। तो देखिए वो 0.142 है, यहाँ 0.285, तो हम क्या लें 0.15। यदि मैं इस तरीके से कोई एक संख्या शुरू करूँ तो देखिए 4 के बाद 5 आता है ना, तो और ये 2 से पहले ही भी आ गया क्योंकि 0.2 तो बाद में आएगा, पहले तो 0.15 ही आएगा। तो इतना तो हमें मालूम हो गया कि ये संख्या जो है इसके और इसके बीच में है। अब हम इस संख्या को किसी भी तरीके से आगे लिख सकते हैं, क्योंकि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इनके बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, तो हम इसको किसी भी तरीके से 0 2 4 8 7 9 3 4 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ना तो ये संख्या ख़त्म करनी है दशमलव के बाद और ना इसको रिपीट करके लिखना है कोई भी संख्या को। तो इस तरीके की जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, 0.235 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये संख्या क्या है, आगे 235 रिपीट हो रही है, को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके का। एग्ज़ाम में ये समझ लीजिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उसको किसी एक चर या एक्स वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.235 के ऊपर बार। देखिए ये जो हमने इस संख्या को x के बराबर माना है, अब मैं इसको यदि बार को हटाकर विस्तार से लिखूं तो इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 235 235 235। ये इसका विस्तार रूप है, यानी इस संख्या का मतलब यही है कि 235 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब जितनी संख्याएं के ऊपर बार लगा होता है या जितनी संख्याएं रिपीट होती है ना, तो हम क्या करते हैं उतने ही 10 की पावर कर देते हैं। अब कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 10 की 3 संख्या रिपीट हो रही ना, तो हम क्या कर देंगे 10 की पावर 3 कर देंगे। 10 की पावर 3 क्या हो जाता है, 1000। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे और समीकरण 1 में क्या करेंगे 1000 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा 1000x बराबर। अब देखिए जब हम इधर 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा, अब क्योंकि संख्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3 स्थान आगे की तरफ इस तरफ बढ़ जाएगा। तो संख्या अब ये क्या बन जाएगी, 235.235 इस तरीके से आ जाएगी और ये हमारी समीकरण 2 बन जाएगी। अब देखिए जब ये समीकरण 2 आ गई, हमारा काम क्या है कि जिस हमारा संख्यात्मक मान है x जो हमने माना है कि जो संख्या रिपीट हो रही हैं उनको हम लेफ्ट साइड सभी को ले आते हैं, फिर हम उनको समीकरण को आपस में घटा देते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो देखिए जब समीकरण से समीकरण को घटाते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो दायां पक्ष होता है वो दायां पक्ष से घटता है और जो बायां पक्ष होता है वो बाएं पक्ष से घटता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटा दिया और जो हमारा राइट में है उसको हम राइट साइड वाले टर्म से घटाएंगे। इस तरीके से ये संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए यदि मैं 235.235, अब देखिए दशमलव के बाद तो जो है वो क्या है, बराबर ही है। तो जो संख्या दशमलव के बाद यहाँ आ रही है वही संख्या दशमलव के बाद यहाँ आ रही है, जो अंक यहाँ आ रहे हैं वही अंक यहाँ आ रहे हैं। तो जो दशमलव के बाद जो हम घटाएंगे तो वो तो 0 ही आएगा। और दशमलव से पहले यहाँ पर क्या है 0 और दशमलव से पहले यहाँ पर क्या है 235। तो जब 235 में से 235 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 235। जब यहाँ 1000x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा 999x। अब मुझे तो x का मान चाहिए, तो 999 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए x का मान हम यहाँ पर हमने जो है, जो कि हमारा दशमलव मान दिया हुआ था उसको हमने p/q में लिख दिया। तो p/q रूप क्या है 235/999, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये भी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले एक पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, और जो नीचे वाली भुजा होती है उसको आधार, और बची हुई भुजा लंब कह दी जाती है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हमें इन तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध पता चलता है। तो जो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना होता है। तो देखिए √3 यहाँ पर पूछा हुआ है, इस वर्गमूल 3, इसी तरीके से वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको प्रकार की ज़रूरत होगी, आप स्केल और प्रकार से ही इसको बनाएंगे। तो मैं केवल आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप उस तरीके से करने की कोशिश करिएगा और कर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये करना आएगा। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये √3 है ये आएगा कैसे, ये संख्या आएगी कहाँ से। तो ये संख्या जो है, यदि मैं √2 इसका वर्ग कर दूं और 1 इसका वर्ग कर इनको जोड़ दूं, देखिए √2 का वर्ग क्या होगा, ये 2 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा। यदि इनको जोड़कर और मैं इनका वर्गमूल कर दूं तभी ये संख्या आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज में यदि मैं
आधार को √2 और कर्ण को लंब को 1 लूँ तभी मुझे कर्ण जो है √3 मिलेगा। तो आप देख भी सकते हैं। तो कर्ण का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आधार √2 इसका वर्ग, लंब का 1 इसका वर्ग, वर्ग कर कर जोड़ा तो 3 आया। अब क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है तो मुझे तो कर्ण का मान चाहिए, स्क्वायर इधर आएगा तो ये √3 बन जाएगा। तो इतना तो हमें मालूम हो गया कि यदि आधार में √2 लूँ और लंब 1 लूँ तभी मुझे √3 जो है वो कर्ण के जगह पर मिलेगा। तो जब मुझे √3 संख्या पता लग गई है, यहाँ से आएगी, तभी मैं उसको संख्या रेखा पर दर्शा पाऊँगा। अब लेकिन √3 को बनाने से पहले हमें ये भी देखना है कि √3 कहाँ से आया है। तो √3 जो है वो √2 से आया है। अब √2 का मान कैसे आता है, √2 का मान आता है जब मैं 1 का वर्ग और 1 यूनिट का वर्ग दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल कर दूं तो ऐसे आएगा। यानी एक समकोण त्रिभुज में यदि मैं आधार 1 लूँ, लंब 1 लूँ, तभी मुझे कर्ण की जगह पर क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि संख्या रेखा पर पहले √2 को प्रदर्शित करेंगे। जब √2 का हमें लंबाई पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगा कि संख्या रेखा पर यहाँ पर ये बन रहा है, फिर उसका यूज़ कर कर हम √3 को भी बना लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचते हैं। अब जो सीधी रेखा सबसे पहले मैंने बताया अभी आपको कि सीधी रेखा जिसको हम संख्या रेखा मान लेंगे। ये हमने एक सीधी रेखा बना ली। अब यहाँ पर इसको हम 0 मान लेते हैं। ये हमने इसको संख्या रेखा नाम दे दिया। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले √2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट, इतना हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब हम प्रकार की सहायता से 1 यूनिट ऊपर की तरफ भी एक यूनिट बनाएंगे। उससे पहले हमें 90 डिग्री का कोण भी बनाना है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, या तो आप चांदे की सहायता से बना सकते हैं या प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। तो प्रकार से कैसे बनाएंगे, प्रकार को आपको यहाँ रखना है और इस तरीके से एक चाप आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चाप है वो इस रेखा को यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है। तो फिर आप प्रकार को यहाँ रखेंगे और एक चाप ऐसे हवा में लगाएंगे, फिर प्रकार को आप यहाँ रखेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे। तो ये जो दो चाप आपस में जहाँ पर प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ से मिलाते हुए आप एक लंबी एक लाइन खींच दें तो आपका 90 डिग्री का कोण जो है वो बन जाएगा। अब ये जो लाइन है, ये हमने 90 डिग्री की है लाइन तो बना दी, लेकिन हमें कितना यूनिट चाहिए, हमें इसी के बराबर 1 यूनिट। तो आप स्केल की सहायता से किन्हीं भी 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लें, ठीक है। तो उसको हम मानकर 1 यूनिट का यहाँ पर भी हम एक अनुमान लगाकर यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमने लंब और आधार 1 यूनिट ले लिया। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अब इस समकोण त्रिभुज में यदि 1 यूनिट है 1 यूनिट है तो ये जो कर्ण भुजा है ये क्या बन जाएगी, √2 बन जाएगी। अब प्रकार में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको अपने प्रकार में हम फिल कर लेंगे और प्रकार यहाँ पर रखकर हम ऐसे एक इधर से ऐसे एक चाप लगाएंगे। तो ये जहाँ पर इस संख्या रेखों को काटेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी होगी ये क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें √2 यूनिट मिल जाएगी। अब आपको जब √2 मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आप √3 को भी बना सकते हैं। अब देखिए, यदि हमें ये √2 मिल गया, यहाँ पर ही हमने इसको √2 मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक ये तो √2 हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा था कि √3 कहाँ से आता है, √2 और 1 से। यानी कि यदि हम आधार को √2 लें और लंब को 1 यूनिट लें तो फिर से वही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर
1 यूनिट पर एक निशान लगा लेंगे। ये हमें क्या लेनी है, लंब क्या लेना है, 1 यूनिट। तो लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कर्ण होगी, और इसका जो मान होगा वो क्या आएगा, √3, क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय से ये देख ही लिया है। तो ये जो √3 हमारा आ गया है। फिर से हम प्रकार को यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार को इसमें ये दूरी भर लेंगे, इसमें फिल कर लेंगे, और प्रकार को यहाँ रखकर ऐसे एक चाप ऐसे लगाएंगे, और ये चाप जहाँ पर इस संख्या रेखा को काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, √3 संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर √3, √2, √5 किसी को भी दर्शा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वर्गमूल में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको हमें परिमेयकरण विधि से हल करना होता है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, जितने हमारे पद हैं, अब देखिए ये अंश होता है, ये हमारा हर होता है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे यहाँ पर जो भी हमें वर्गमूल में जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनके हम इनके संयुग्मी से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ √5 + √3, तो इसका जो संयुग्मी होगा, जिसको हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा √5 - √3। उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए हर पद में हम यही करेंगे, तो वो है √5 - √3। अब क्योंकि हम इसका संख्यात्मक मान नहीं बदल सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अंश और हर दोनों में इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो है √3 + √2 है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले वाले पद में देखें, इसमें √5 + √2 है, तो इसमें भी √5 - √2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम हर का परिमेयकरण विधि से हल कर रहे हैं। अब देखिए अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 √5 - √3। अब नीचे देखें, नीचे जो है अब √5 + √3 और √5 - √3, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इसकी सीधा मल्टीप्लाई ना करें, आप ये वाली आइडेंटिटी या ये वाली जो सर्वसमीका होती है इसका यहाँ पर यूज करें। a² - b² क्या होता है, यदि दो संख्याएं जोड़कर और घटाकर लिखी हुई हैं तो हम उनको इस वाले सर्वसमीका से भी हल कर सकते हैं। तो ये वाली सर्वसमीका आप यहाँ पर लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे √5² - √3²। इसी तरीके से यहाँ पर देखें √3 - √2, यहाँ पर √3² - √2²। यहाँ पर देखें 3 की गुणा √5 - √2 में, और ये यहाँ पर √5² - √2²। तो अब इसको आगे और हल करते हैं। देखिए 2 √5 - √3, अब देखिए यहाँ पर √5² क्या हो जाएगा, 5, √3² 3, इसी तरीके से √3 - √2 और √3² 3, 2² 2, 3 √5 - √2, 5² जो है √5² 5 और 2² 2। तो देखिए 2 √5 - √3, यहाँ 5 में से 3 हम इसको यहाँ पर घटाएंगे तो 2 आ गया। यहाँ पर देखें √3 - √2, 3 में से 2 को घटाया 1, 5 में से 2 को घटाया 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा, √5 - √3, यहाँ पर बच गया √3 - √2, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √5 और ये माइनस माइनस प्लस √2। तो देखिए यहाँ पर ये -√2 इस √2 से कैंसिल हो गया, ये -√5 इस √5 से कैंसिल हो गया, और ये -√3 इस √3 से कैंसिल हो गया। तो सरल करने के बाद लास्ट में हमारा क्या बचा, 0। तो इसका सरलतम मान क्या आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि के किस मान के लिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के का एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ज़रा। यदि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, जो मान आएगा, वो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रख देंगे और इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो देखिए ज़रा, तो हम क्या करते हैं, इस बात को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यदि x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर क्या वैल्यू आ गई, -1। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 यदि हम रख दें तो बहुपद का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर तो बहुपद में क्या करेंगे, हम -1 रख देंगे। देखिए, -1 क्यूब 2 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस के, और इसको 0 के बराबर ले लेंगे। देखिए, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो ये +2 आ जाएगा। ये -5 प्लस के बराबर 0। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए, 5 और 1 माइनस का, ये तो माइनस का 6 हो गया, ये प्लस का 2 प्लस के बराबर 0। 6 में से 2 गया 4, और ये कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। तो के का मान क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ से के का मान हमने निकाल लिया। तो इस